फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक तिवारी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अभय ज्ञान। आज वॉइस लेक्चर की हम 15th वीडियो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव हम कैसे बनाएं। अभी तक जो हम जनरल रूल्स पढ़े हैं वो रूल्स ही वहां लागू होते हैं, लेकिन कुछ उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है, इसलिए उसमें कुछ विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। अभी तक हम जितने सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट कर रहे थे वो थे सभी सिंपल सेंटेंसेस और उन्हें हम इजिली फ्रेम कर पा रहे थे, लेकिन कुछ कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें फ्रेम करने में दिक्कत होती है, उनमें कुछ अलग रूल्स लागू होते हैं। अब कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा कॉम्प्लेक्स है या कौन सा मिक्स्ड है, ये डिसाइड करती है क्लॉज। जी हाँ, हम क्लॉज से ही पता कर पाते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का है। अब क्लॉज होती क्या है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये हमारे सेंटेंस का एक पार्ट होती है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं होती है, ये सेंटेंस का एक पार्ट होती है और इसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। इंग्लिश में इसे कुछ इस तरह हम डिफाइन करते हैं, क्लॉज इज सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब। यानी कि इसमें एक फाइनाइट वर्ब होगी और एक सब्जेक्ट होता है और इसका कोई ना कोई मीनिंग भी होता है, तो ये क्लॉज कहलाते हैं। अब क्लॉज को भी तीन तरह से कैटेगराइज किया गया है, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक होता है हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब इन्हें क्या कहते हैं, क्या होता है, बहुत ही कम शब्दों में हम इसे समझते हैं, ज्यादा डिटेल में हम इनके बारे में और इनकी पहचान, इनके रूल्स क्या है हम डिस्कस करेंगे जब हम क्लॉज की सीरीज लेके आएंगे। तो प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये तीनों एक ही नाम है। ये ऐसी क्लॉज होती हैं जो अपने मीनिंग के लिए यानी सेंटेंस के पूरे सेंस के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती हैं। जैसा हमने बताया कि जो सेंटेंस होता है अगर सिंपल है तो उसमें एक ही क्लॉज होगी, लेकिन अगर कंपाउंड है, मिक्स्ड है या फिर कॉम्प्लेक्स है उसमें एक से ज्यादा क्लॉज हो सकती हैं। तो क्लॉज में जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो अपनी मीनिंग के लिए, अपने सेंस के लिए दूसरे क्लॉज पर डिपेंड नहीं होती, वो होती है मेन क्लॉज। वही सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, वो क्लॉज अपने मीनिंग के लिए किसी दूसरे डिपेंडेंट होती है, यानी जब तक वो किसी दूसरे क्लॉज के साथ प्रयुक्त नहीं होती है तो उसका पूरा सेंस नहीं निकलता है। और इस तरह की जो क्लॉज होती है उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जैसे हु, whom, unless, until, for इस तरह के कंजक्शन को यूज किया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू इसे हम समझते हैं, जैसे I went to Delhi where I got job। यहाँ I went to Delhi एक क्लॉज है, वहीं where I got job दूसरा क्लॉज है। यहाँ I went to Delhi मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, या इसे ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं क्योंकि इसका पूरा सेंस निकल रहा I went to Delhi, मैं दिल्ली गया। सामने वाला क्या कहना चाह रहा है हमें क्लियरली समझ में आ गया। वहीं जो कॉमा के बाद दूसरा वेयर आई गॉट जॉब के साथ स्टार्ट हुआ, भी हमने आपको बताया वेयर, वेन, हु, whom, unless, until, इस तरह कंजक्शन के साथ जो क्लॉज स्टार्ट होती है वो होती है हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ वेयर से स्टार्ट हो रही है, वेयर आई गॉट जॉब, जहां मुझे नौकरी मिली। अगर आपसे कोई ये आके कहे जहां मुझे नौकरी मिली तो आप उसे कुछ ऐसे देखोगे, बोलोगे कि जहां मुझे नौकरी मिली, पूरा तो बोल मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर वही वो ये आके बोलता कि मैं दिल्ली गया तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ जो वेयर आई गॉट जॉब थी इसका फुल मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है, यानी इसका सेंस क्लियर नहीं हो रहा, सामने वाले का थॉट्स हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ये क्लास डिपेंडेंट है दूसरे क्लास पर। यानी आई वेंट टू दिल्ली के साथ अगर इसे बोले तो इसका भी मीनिंग निकल के सामने आएगा, जैसे आई वेंट टू दिल्ली वेयर आई गॉट जॉब, मैं दिल्ली गया जहां मुझे नौकरी मिली। यानी ये दूसरा जो क्लास था वो पहले क्लास के साथ जब प्रयुक्त हुआ तब इसका फुल मीनिंग निकला। तो ये होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है हम आगे समझेंगे। अब देखते हैं हमारे सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सिर्फ एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, यानी एक ही क्लॉज होती है और उसका सेंस निकलता है, जैसे आई प्ले फुटबॉल। इसमें आप देख पा रहे हैं सिर्फ एक ही क्लॉज है और इसकी पूरी मीनिंग निकल पा रही है। वहीं जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ये होता है एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज। आप ध्यान रखिएगा कि कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी मेन क्लॉज, या उसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, यानी निराश्रित क्लॉज जो अपने मीनिंग के लिए दूसरे पर डिपेंड नहीं है, वो जब 2 क्लॉज एक सेंटेंस में प्रयुक्त होती हैं तब उससे जो सेंटेंस बनता है वो कंपाउंड होता है। कॉम्प्लेक्स क्या होता है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के वॉइस बनाने के क्या रूल्स होते हैं उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा पैसिव वॉइस ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, इसलिए कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके पैसिव को
कैसे फ्रेम किया जाता है। तो जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो जैसा हमने आपको बताया एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लास से मिलकर बने होते हैं और इन क्लास के बीच में एक कंजक्शन यूज होता है। वो कंजक्शन क्या होते हैं? फॉर, एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, बट, और, अदरवाइज, यट, सो, स्टिल, देयरफॉर। ये कंजक्शन जहां यूज होते हैं वहां आप तुरंत पहचान जाइएगा कि एक कंपाउंड सेंटेंस है। पहचान के लिए आप याद रखिएगा क्योंकि यहां हम डिटेल में क्लॉज नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है कौन सा कंपाउंड है कौन सा कॉम्प्लेक्स है पहचानने में। अगर आपने क्लॉज नहीं पढ़ी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपका जो पैसिव फ्रेम करेंगे वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए ये आप जो कंजक्शंस हैं इन्हें याद रखिएगा। इनके अलावा जितने भी कंजक्शंस हैं उनसे मिलकर जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो आइए देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस को हम किस तरह पैसिव वॉइस में फ्रेम करते हैं, उसे हम अच्छी तरह समझते हैं। तो आइए यहां हम कंपाउंड सेंटेंस को समझते हैं और उससे सीखते हैं कि हमें पैसिव वॉइस में कैसे फ्रेम करना है। एक सेंटेंस यहां लिखा हुआ है, शी कुक्ड फूड एंड वॉश्ड द क्लॉथ। यहां आप जानते हैं कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लास होती है, यानी 2 स्वतंत्र क्लास इसमें होती हैं जिनका अपना अलग अर्थ होता है। आइए यहां देखते हैं ऐसा है कि नहीं। तो शी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया, एंड वॉश द क्लॉथ, और कपड़े धोए। यहाँ उसने खाना बनाया, कपड़े धोए। यहाँ आपको लग रहा होगा कि इसका तो और कपड़े धोए पूरे मीनिंग कहाँ लिख रहा है, तो वास्तव में ये जो वॉश्ड क्लॉथ यहाँ पर लिखा हुआ है शी वॉश्ड क्लॉथ। यहाँ शी कुक्ड फूड एंड शी वॉश्ड द क्लॉथ्स, दो अलग अलग क्लॉज है। इन्हें जब कंबाइन किया गया तो ये इस वाले सी को हटा दिए। इस वाले सी को क्यों हटा दिया गया? क्योंकि इन दोनों में आप देख पा रहे हैं सेम टेंस है, सब्जेक्ट भी सेम है, और जब जो हमारा टेंस और सब्जेक्ट सेम हो तो सब्जेक्ट को एक ही बार हम मेंशन करते हैं। इसलिए शी कुक्ड फूड, शी वॉश्ड द क्लॉथ्स, दोनों की अलग अलग मीनिंग। उसने कपड़े धोए, उसने खाना पकाया, तो इस तरह दोनों के अलग अलग मीनिंग है, यानी ये कंपाउंड सेंटेंस में है। दूसरी पहचान देखते हैं, इसमें जो कंजक्शन यूज होते हैं वो है फैन वॉइस। उसकी एक ट्रिक है, यानी एफ से फॉर, ए से एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, बी फॉर बट, ओ फॉर और, अदरवाइज भी होता है, यट, सो, स्टिल, देयरफॉर। सिर्फ ये कंजक्शन ही यूज होते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। इसके अलावा जो कंजक्शन है वो दूसरे सेंटेंसेस में यूज होते हैं। तो आप यहां देख पा रहे हैं एंड का यूज हुआ है, यानी 100% ये हमारी जो है दोनों इंडिपेंडेंट क्लास को एंड के साथ जोड़ रहा है, यानी कंपाउंड सेंटेंस है। अब कंपाउंड सेंटेंस में हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट कॉमन हो, यानी दोनों क्लास में जो सब्जेक्ट हो, कर्ता हो एक ही हो, दोनों सब्जेक्ट को करने वाला एक ही हो। यह एक चीज और निश्चित कर लेते हैं क्लॉज है कि नहीं, क्योंकि हमने बताया था कि क्लॉज है तो उसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होगी, एक फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट होगी। इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें भी सब्जेक्ट सी है जो कि हिडन है। यहाँ एक कुक, यहाँ पर वर्ब है, और यहाँ पर वॉश भी एक वर्ब है, यानी दोनों में क्लॉज है, यानी मीनिंगफुल सेंटेंस है, और हमारा क्लॉज भी जो मीनिंगफुल है। तो अब इसे हम फ्रेम कैसे करेंगे? जब कॉमन सब्जेक्ट हो तो वहां जो बाई एजेंट होता है उसे हम सिर्फ एक बार ही मेंशन करते हैं। सेंटेंस के एंड में बाई एजेंट को एक बार मेंशन किया जाता है और दोनों पार्ट का अलग अलग पैसिव बनाया जाता है। और उनमें हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज करना है? अगर दोनों में टेंस एक ही है, दोनों क्लॉज में, यानी सेंटेंस के दोनों पार्ट में एक ही टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ एक बार रखा जाता है। भले ही दूसरे का जो हमारा ऑब्जेक्ट हो वो प्लूरल हो, पहले का हमारा जो ऑब्जेक्ट हो सिंगुलर हो, या फिर दोनों प्लूरल हो या दोनों सिंगुलर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेल्पिंग वर्ब आपको एक ही बार यूज करनी है और बाकी परिवर्तन के नियम वही रहेंगे। इसके ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी जो सामान्य नियम थे उन्हीं के अनुसार हम इन्हें फ्रेम करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे यहां से फूड निकालेंगे। इसका ऑब्जेक्ट जो कि हमारा नया सब्जेक्ट होगा, तो फूड। अब क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वॉज, फूड वॉज कुक्ड। अब अगर इतना होता सी कुक्ड फूड तो इसे हम बाई हर कर लेते, हमारा ये यहाँ पर एजेंट आता, लेकिन ये हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है। ये गलती आपको नहीं करनी है, कई बार हम यही गलतियां कर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना है, सबसे एंड में आएगा। इतना हो गया। इसके बाद जो हमारा कंजक्शन होता है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंड, सिंपली हमारा कंजक्शन आ गया। अब हम अपने सेकंड पार्ट को फ्रेम करेंगे। सी वॉश द क्लॉथ ही यहाँ पर लिखा वॉश्ड द क्लॉथ्स। अब यहाँ क्लॉथ्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसे पहले हम ऑब्जेक्ट को अपने लाएंगे। द क्लॉथ्स हमारा ऑब्जेक्ट है, तो आया द क्लॉथ्स।
अब यहाँ जैसे हम सामान्य नियम में पढ़ते थे तो यहाँ द क्लॉथ्स वर वॉश्ड आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्लॉथ्स प्लूरल है और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ बी वर्ब यानी कि ये जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है उसे हम एक बार ही यूज करेंगे, यहाँ यूज नहीं करेंगे। एंड द क्लॉथ्स वॉश्ड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसा कि नॉर्मल सेंटेंस को भी हम फ्रेम करते थे बाई हर। तो कुछ इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस में जब सब्जेक्ट कॉमन हो तो उन्हें हम फ्रेम करते हैं। सी कुक्ड फूड एंड वॉश द क्लॉथ, इसका पैसिव बन चुका है फूड वॉज कुक्ड एंड द क्लॉथ्स वॉश्ड बाई हर। यहाँ जो हमारा एजेंट है वो एक ही बार आएगा। दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल, इसके बावजूद भी हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ टेंस के अकॉर्डिंग हम एक बार ही यूज करेंगे। अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी देख लेते हैं। अभी जो हमारा सब्जेक्ट था वो कॉमन था, अब अगर सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो उनमें क्या चेंजेस होता है, आइए हम उसे भी देख लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं हम अपनी दूसरी कैटेगरी यानी दूसरी कंडीशन, जहां जो हमारा सब्जेक्ट है वो डिफरेंट हो, यानी दोनों क्लास का सब्जेक्ट अलग अलग हो, उन्हें हम पैसिव में कैसे फ्रेम करेंगे। तो इन्हें फ्रेम करते समय हम दोनों क्लॉज का पैसिव बनाएंगे तो बाई एजेंट का दो बार हमें मेंशन करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। हम जो बाई एजेंट होता है उसे हम दो बार मेंशन करेंगे। आइए देखते हैं कि जब हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव हम किस प्रकार बनाएंगे। बाकी सारे नियम वही होंगे, सिर्फ चेंज आपको बाई एजेंट पर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ये सेंटेंस लिखा सी कुक्ड फूड एंड ही वॉश्ड द क्लॉथ, उसी सेंटेंस को हमने लिया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। यहाँ बस हमने सब्जेक्ट में चेंज कर लिया है, दोनों जगह वहां सी था और यहाँ पर हमने ही ले लिया है। सबसे पहले हम इस पार्ट को करेंगे तो फूड, फिर यहां भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है तो फूड वॉज कुक्ड। अब क्योंकि दोनों का जो हमारा सब्जेक्ट है डिफरेंट है, इसलिए बाई एजेंट का मेंशन हम दो बार करेंगे तो फूड वॉज कुक्ड बाई हर। ये इतना हमारा फ्रेम हो चुका है। एंड क्लॉथ्स वॉश्ड बाय हिम। यहां पर वर्ब भी आना चाहिए था, लेकिन हम यहां वर्ब का यूज नहीं करेंगे। एक ही हम, भले हमारा सब्जेक्ट डिफरेंट है और हमारा जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो भी डिफरेंट है, पैसिव का जो सब्जेक्ट बना है, फिर भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज सिर्फ एक बार करेंगे, तब तक जब तक कि हमारा टेंस भी डिफरेंट ना हो जाए। तो इस तरह जब दो ऑब्जेक्ट हो अलग अलग तो हम इसे फ्रेम करेंगे। अब दूसरा सेंटेंस भी इसी कैटेगरी का हम फ्रेम करके देख लेते हैं। सी रोट अ नॉवेल एंड यू रॉट अ लेटर। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों हमारे जो सब्जेक्ट हैं एक्टिव के वो अलग अलग हैं, तो इन्हें भी हम उसी तरह फ्रेम करेंगे। जनरल रूल से पहले दोनों क्लास को हम फ्रेम करके देखेंगे। सी रोट अ नॉवेल, तो अ नॉवेल हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, वॉज यूज होगी हेल्पिंग वर्ब, अ नॉवेल वॉज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ सेकंड फॉर्म में है, तो अ नॉवेल वॉज रिटन बाई हर। इतना हमारा फ्रेम हो चुका है। इसके बाद कंजक्शन को हम एज इट इज यहां पर यूज करते हैं। एंड अ नोवेल वॉज रिटन बाई हर एंड अब यू रॉट अ लेटर को सबसे पहले हम लाएंगे अ लेटर रिटन बाय यू। यू के फॉर्म में कोई चेंज नहीं होता, चाहे एज ए सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ बेसिक चीजें ना पता होने के कारण कई बार इन्हें गलत कर देते हैं। जनरली आप ऐसा करते यहां भी हेल्पिंग वर्ब यूज करते और यहां भी हेल्पिंग वर्ब यूज करते, या कुछ और गलतियां करते, जैसे सेम ऑब्जेक्ट होने पर भी बाय एजेंट दो बार मेंशन करते। तो कुछ इस तरह की गलतियों की संभावना थी, आप कर सकते थे, जो अब आप बिल्कुल करने वाले नहीं है। चल के आगे हम दो कैटेगरीज और देख लेते हैं इसकी, कि जब सेम ऑब्जेक्ट हो और डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो तो क्या होता है, और जब टेंस अलग हो तो क्या होता है। इन दोनों कैटेगरीज को हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं हम उन कैटेगरीज को भी। तो आइए हम यहां से एक सेंटेंस देखते हैं। सी रोट द बुक एंड गॉट पब्लिश। यहां आप देख रहे हैं द बुक, यहां पर एक
ऑब्जेक्ट है। और आप यहां पर अगर देखें एंड गॉट पब्लिश, यहां पर कोई भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है ऑब्जेक्ट। आपको लगे इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि यहां ऑब्जेक्ट हिडन है जो कि द बुक है। द बुक यहां भी ऑब्जेक्ट है, द बुक यहां भी ऑब्जेक्ट है। यहां एक बार मेंशन किया गया है, इसलिए यहां पर इसे मेंशन नहीं किया गया है। अगर इसका मीनिंग आप देखें, सी रोट द बुक, उसने एक पुस्तक लिखी एंड गॉट पब्लिश, और उसे पब्लिश कराया। तो पब्लिश किसे कराया? पुस्तक को ही तो पब्लिश कराया ना। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो द बुक है, और यहां पर भी जो ऑब्जेक्ट है वो द बुक ही है। तो आइए इसे देखते हैं हम किस तरह फ्रेम करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आएगा नया सब्जेक्ट, यानी इसका ऑब्जेक्ट जो कि द बुक है। द बुक वॉज रिटन, द बुक वॉज रिटन एंड गॉट पब्लिश, हमारा सिंपली उसी तरह आ जाएगा, पब्लिश की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो द बुक वॉज रिटन एंड गॉट पब्लिश्ड। तो इस तरह फ्रेम करना है। अब इसे अच्छी तरह समझने के लिए हम एक दूसरा सेंटेंस भी फ्रेम करके देख लेते हैं। पंकज लिफ्टेड द बॉक्स एंड थ्रू इट आउट। यहां आप देख पा रहे हैं दो बार, यहां तो ऑब्जेक्ट दोनों में कॉमन था लेकिन एक ही बार मेंशन किया गया था द बुक, लेकिन इसमें दो बार मेंशन हुआ है द बॉक्स एंड इट। यहां दोनों में ऑब्जेक्ट सेम है, पंकज लिफ्टेड द बॉक्स एंड थ्रू इट आउट, यानी पंकज ने बॉक्स को उठाया और बाहर फेंक दिया। तो पंकज ने किसको उठाया? बॉक्स को। बाहर किसको फेंका? बॉक्स को। यानी दोनों में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कॉमन है। तो इस तरह के सेंटेंस को जब हम फ्रेम करते हैं तो दूसरे टाइप दूसरे क्लास का हम बनाते हैं तो वहां पर हम इसे मेंशन नहीं करते हैं। इसे समझते हैं कैसे। पंकज लिफ्टेड द बॉक्स, सबसे पहले द बॉक्स आएगा, द बॉक्स, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, द बॉक्स वॉज लिफ्टेड, द बॉक्स वॉज लिफ्टेड, ये हमारा बन चुका है। एंड अब वैसे तो हमारा इट आना चाहिए ऑब्जेक्ट, जिसे हम सब पैसिव को अपने सब्जेक्ट बना के मेंशन करेंगे, लेकिन हम यहां इट का यूज नहीं करेंगे। द बॉक्स वॉज लिफ्टेड एंड थ्रू है यहां, जो कि थ्रो की सेकंड फॉर्म है। हमारी मेन वर्ब है, इसे हम थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगी थ्रोन, थ्रोन आउट बाई पंकज। यहां क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एक ही था इसलिए हमने एक ही बार लाया। अगर दो अलग अलग वो होते तो उसे हम अलग अलग भी बाय एजेंट लाते। तो पंकज लिफ्टेड द बॉक्स एंड थ्रू इट अवे, दो ऑब्जेक्ट हैं लेकिन सेम है इसलिए उन्हें हम एक ही बार लिखा है, दोबारा मेंशन नहीं किया है। इसका पैसिव बना द बॉक्स वाज लिफ्टेड एंड थ्रोन आउट बाय पंकज। तो इस तरह हमें पैसिव फ्रेम करने हैं। एक लास्ट कैटेगरी इसकी बचती है, आखिर टेंस चेंज हो जाए तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, आइए हम उसे भी समझ लेते हैं। तो अभी तक हम जितने सेंटेंस देखे उनमें जो टेंस था वो सभी में कॉमन था। अब देखते हैं कि अगर हमारा टेंस डिफरेंट हो, टेंस अलग हो, तो कंपाउंड सेंटेंस का पैसिव हम कैसे बनाएं। यहां आप देख पा रहे हैं हैज कुक्ड, हैज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बिल राइट यानी बिल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यानी सिंपल फ्यूचर टेंस। दोनों का टेंस, दोनों पार्ट का टेंस, दोनों क्लास का टेंस अलग अलग है, तो इन्हें हम कैसे फ्रेम करेंगे। तो आइए इन्हें हम फ्रेम करते हैं। कुछ जनरल रूल्स वही होंगे, क्या चेंज होगा इसे हम फ्रेम करते हुए इजिली देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर फूड जो कि ऑब्जेक्ट है, हमारा सब्जेक्ट बन के आएगा फूड। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन यूज होती है, तो फूड हैज बीन कुक्ड। बाई हर यहां पर नहीं करेंगे हम क्योंकि दोनों में टेंस भले अलग है लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है यहां और यहां हमारा सब्जेक्ट सेम है, इसलिए बाई हम यानी बाई एजेंट को हम एंड में एक ही बार मेंशन करेंगे। तो फूड हैज बीन कुक्ड इतना हमारा बन चुका है। अब हम अपना कंजक्शन एंड यहां लगा देंगे, एंड सी विल राइट अ नोवेल। इसे जब हम बनाएंगे तो यहां हेल्पिंग वर्ब हम दोबारा मेंशन करेंगे। इसके पहले के जो हम सेंटेंसेस देखे हैं उनमें जो टेंस था वो कॉमन था, जैसे सी कुक्ड फूड एंड वॉश्ड द क्लॉथ। यहां दोनों में ही जो था पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट था, तो हेल्पिंग वर्ब को एक बार मेंशन करते थे। वॉज यानी स्टार्ट में वर्ब भी हो सकता था, वो डिपेंड करता है कि सबसे पहले वाला ऑब्जेक्ट क्या है, वो प्लूरल है या फिर सिंगुलर है।
तो लेकिन यहां पर वैसा नहीं होगा, यहां टेंस चेंज है तो हेल्पिंग वर्ब भी 2 बार मेंशन करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट सेम है तो बाय एजेंट एक ही बार रखेंगे। अगर यहां पर डिफरेंट सब्जेक्ट होता तो 2 बार हम बाय एजेंट भी मेंशन करते, बाकी नियम वही रहेंगे। तो फूड हैज बीन कुक्ड इतना हम कर चुके हैं। अब एंड अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा अ नॉवेल। अ नॉवेल अब फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए, सिंपल फ्यूचर के लिए हम विल बी यूज करते हैं, तो अ नॉवेल विल बी अ थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब रिटन। अब लास्ट में बाई एजेंट आ जाएगा, तो बाई और सी का हो जाता है हर। तो सी कुक्ड फूड एंड सी विल राइट अ नॉवेल का हमारा फाइनल जो पैसिव वॉइस बन चुका है वो बन चुका है फूड हैज बीन कुक्ड एंड अ नॉवेल विल बी रिटन बाई हर। तो यहां हमने हेल्पिंग वर्ब को 2 बार यूज किया है, बाकी जब हमारा टेंस सेम होता है तो एक बार यूज करते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में जितनी कैटेगरीज आपको बताई है वो आपको काफी अच्छे तरीके समझ में आ गई होगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आगे हम डिस्कस करेंगे पैसिव वॉइस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उससे कई बार हम ऑब्जेक्ट ना होने पर भी पैसिव फ्रेम करते हैं, हम उसमें अलग से ऑब्जेक्ट ऐड करके, तो वो भी देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। उसमें क्या रूल्स होते हैं, इससे काफी अलग होता है वो, तो उसे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।